गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था वो मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर था। मैंने डिस्कस किया था मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर 1 बिट। मैंने आपको बताया था कैसे 1 बिट हम लोग डिज़ाइन करते हैं मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर। देन 2 बिट मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर कैसे डिज़ाइन करते हैं। देन 3 बिट मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर कैसे डिज़ाइन करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट का वो है एनकोडर। ठीक है, एनकोडर। तो एनकोडर आज हम डिस्कस करेंगे एनकोडर क्या होता है। एनकोडर, देखिए एनकोडर क्या होता है। एनकोडर क्या होता है कि एक डिजिटल सर्किट होता है जो कि परफॉर्म करता है रिवर्स ऑपरेशन ऑफ ए डिकोडर। यानी कि ये तो सभी आप जान रहे हैं कि जितने भी आप सर्किट पढ़ रहे हैं वो क्या है, डिजिटल है। तो एनकोडर भी क्या है, एक डिजिटल सर्किट है जो कि परफॉर्म करता है रिवर्स ऑपरेशन। किसका? डिकोडर का रिवर्स ऑपरेशन होता है। तो डिकोडर का जो रिवर्स ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं वो एनकोडर। तो एनकोडर क्या डिजिटल सर्किट है जो कि क्या करता है, रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है डिकोडर का। दूसरी चीज, एनकोडर भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है क्योंकि ये सभी कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एनकोडर क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, मैनी इनपुट होते हैं और मैनी आउटपुट होते हैं। एनकोडर में क्या होते हैं, मैनी इनपुट और मैनी आउटपुट। ठीक, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मैनी इनपुट और मैनी आउटपुट, तो मैनी तो कई हो गए लेकिन कितने हो सकते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो एनकोडर में क्या, मैनी इनपुट और मैनी आउटपुट। मैंने आपको बताया मैनी इनपुट और मैनी आउटपुट का मतलब है कि इसमें 2 की पावर n इनपुट या उससे कम इनपुट, 2 की पावर n और फ्यूअर, फ्यूअर मतलब उससे कम, यानी 2 की पावर n या उससे लेस इनपुट लाइंस होंगी और n क्या होंगी, आउटपुट लाइंस। ठीक है, तो ये देखिए ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। टू की पावर n इनपुट और n आउटपुट लाइन, एनकोडर, n आउटपुट लाइंस। ठीक है, और ये क्या है, 2 की पावर n इनपुट लाइंस। ठीक है, तो 2 की पावर n इनपुट लाइंस और n आउटपुट लाइंस होंगी इसमें। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एनकोडर है। एक एनकोडर में क्या है कि 2 की पावर n इनपुट लाइंस मैंने यहाँ पे बनाया, या इससे कम भी इनपुट हो सकते हैं, और n आउटपुट लाइंस। जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 की पावर n इनपुट लाइंस ही हो, 2 की पावर n इनपुट या उससे कम लाइंस भी हो सकती हैं और n आउटपुट लाइंस होंगी। ठीक, एनकोडर का जो यूज है, देखिए क्या करते हैं, एनकोडर का जो यूज होता है वो अदर कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। क्या होता है कि अदर कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है एनकोडर। जैसे अदर कोड हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपका ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल 8 इनपुट और 3 आउटपुट हो गए बाइनरी में। देन हेक्साडेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल आपका हो गए 16 इनपुट और आउटपुट कितने होंगे, 4 बाइनरी में। इसके अलावा डेसिमल टू बीसीडी, डेसिमल 10 इनपुट और बीसीडी यानी कि 4 बिट यानी 4 आउटपुट। तो आप देख रहे हैं कि मैंने बताया कि 2 की पावर n इनपुट लाइंस और उससे कम, तो उससे कम वाला कौन सा एग्जाम्पल है, डेसिमल टू बीसीडी। जबकि आप देख रहे हैं कि बीसीडी 4 आउटपुट आ रहे हैं तो इनपुट 16 होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। डेसिमल है तो डेसिमल हम लोग 0 से 9 ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सेम डेसिमल को हम बाइनरी में कोड करते तो बीसीडी वो है 4 बिट में ही रिप्रेजेंट करते हैं और 0 से 9 ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं बीसीडी में, इसीलिए डेसिमल से क्या है बीसीडी। तो ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये यूज है, यानी अदर कोड से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एनकोडर का यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए एनकोडर में क्या होता है, नॉर्मल एनकोडर में क्या होता है कि एक ही इनपुट हाई होता है और रिमेनिंग क्या होते हैं, जीरो। नॉर्मल एनकोडर में क्या होता है कि एक ही इनपुट हाई होता है और रिमेनिंग क्या होते हैं, जीरो, और उसके करेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट पर है हमें बाइनरी अवेलेबल होता है। यानी कि मान लिया हमने कि अगर इनपुट हमारा हाई है 7 वाला,
तो आउटपुट पे हमें बाइनरी अवेलेबल क्या होगा, 7 की बाइनरी, यानी 1 1 1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली एनकोडर में क्या होता है कि एक ही इनपुट हाई होता है, रिमेनिंग 0 होते हैं, और वही जो एक ही इनपुट हाई होता है, तो जो इनपुट हाई है, मैंने क्या बोला कि एक ही इनपुट हाई होता है और रिमेनिंग क्या होते हैं 0। तो जो इनपुट हाई है उसी के करेस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट पे क्या मिलता है, बाइनरी। 1 है हाई तो आउटपुट पे 1 मिलेगा बाइनरी, 2 है तो आउटपुट पे 2 मिलेगा, इस तरह। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि मैंने बोला है कि एक टाइम में, यानी जो नॉर्मल एनकोडर है, लेकिन प्रायोरिटी एनकोडर क्या होता है, एक प्रायोरिटी भी होता है। ये तो नॉर्मल एनकोडर है कि जिसमें क्या है, एक ही इनपुट हाई होता है और रिमेनिंग 0 होते हैं, तो उसके करेस्पॉन्डिंग बाइनरी हमें आउटपुट पे मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और होता है जो जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी एनकोडर। प्रायोरिटी एनकोडर में क्या होता है कि एक से ज़्यादा इनपुट हाई हो सकते हैं। क्या होता है कि एक से ज़्यादा इनपुट हाई हो सकते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रायोरिटी एनकोडर। अब मैंने बोला है कि प्रायोरिटी एनकोडर, तो प्रायोरिटी एनकोडर का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा इनपुट हाई हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल एनकोडर में क्या होता है कि एक ही इनपुट आपका हाई होता है या हाई हो सकता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी एनकोडर में क्या है कि एक से ज़्यादा इनपुट हाई हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा इनपुट हाई होंगे तो जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो आउटपुट पे बाइनरी अवेलेबल होगा। तो जिसकी प्रायोरिटी हाई है, जैसे हमने मान लिया एग्जांपल के लिए एक 3 है और 6 है, एक 3 है और दूसरा क्या नंबर है 6, तो 3 और 6 में बड़ा क्या होगा, प्रायोरिटी मतलब किसका, प्रायोरिटी मतलब हो गया हमने किसी को प्रायोरिटी दे दी कि तुम भाई क्या हो, ज़्यादा है, तुम्हें प्रायोरिटी दे दी। तो हम बात कर रहे हैं कि 3 और 6, तो 3 और 6 में बड़ा कौन सा होगा, 6, तो प्रायोरिटी 6 की क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो आउटपुट पे क्या आएगा, जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो आउटपुट पे आएगा। तो 3 और 6 में 6 बड़ा है तो आउटपुट पे क्या आएगा, 6, यानी कि 1 1 0। तो यही हम लोग बोल रहे हैं प्रायोरिटी। जैसे हम 2 पर्सन की बात करते हैं तो 2 आदमियों में हमने प्रायोरिटी ज़्यादा दे दी कि एक ये आदमी है और एक आदमी ही है, तो प्रायोरिटी मतलब क्या हो गया कि ये थोड़ा सा वीक है पढ़ने में और ये क्या है, ज़्यादा है पढ़ने में, अच्छा है, तो हमने उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दे दी, यानी तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं, यानी तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दे दी। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी आउटपुट पे वो आएगा। तो वही है कि जो बड़ा होगा वो आउटपुट पे वो आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। तो ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर हम यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल तो है ये ऑक्टल टू बाइनरी, तो ट्रुथ टेबल हो गया सबसे पहले। ठीक है, ऑक्टल आप जैसे जानते हैं इनपुट कितने होंगे, 8 इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इनपुट 8 है तो हमने मान लिया D7 8 इनपुट है, तो D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 एंड D0। ये देखिए इनपुट हो गए, और आउटपुट हमने मान लिया 3 आउटपुट होंगे, मान लिया मैंने X Y एंड Z। ये देखिए, तो मैंने क्या बोला, एक टाइम में एक ही इनपुट हाई होगा, रिमेनिंग क्या होंगे 0। तो हमने मान लिया कि ये वाला हाई है D0। देखिए 8 इनपुट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखिए ये सब 0 हैं और ये क्या है 1। ठीक है, दूसरे बार में क्या है, सभी 0 हैं और D1 हाई है, ये देखिए। फिर तीसरी कंडीशन में क्या है कि D2 हाई है तो सभी 0 रहेंगे। फिर देन 2 के बाद 3 वाला हाई है, हमने मान लिया ये हाई है, सब क्या रहेंगे 0। देन 4 वाला हाई है,
सॉरी ये वाला 4 वाला हाई होगा, ये सब 0, देन 5 वाला हाई है, D5 हाई, देन D6 हाई, एंड D7 हाई। ये देखिए ये इनपुट बन गए। आप देख रहे हैं कि एक टाइम में एक ही इनपुट हाई है और बकाया 0 है, तो अगर D0 हाई है तो आउटपुट पे 0 आएगा, 1 हाई है तो 1 आएगा, इस तरह। तो आप जान रहे हैं ये बाइनरी में है, तो आपको एक चीज़ पता है कि ये है ऑक्टल और ये बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है। तो बाइनरी में आपको पता है कि 3 वेरिएबल से क्या पॉसिबिलिटी होंगी, 0 से 7, तो आप डायरेक्टली 0 से 7 की बाइनरी लिख सकते हैं, वो आपका सही होगा। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, सही होगा। तो आपको जैसे मैंने बताया बाइनरी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इस केस में। तो देखिए 4 0 0 0 0 0, फिर 4 1 1 1 1 एंड 1। ठीक है, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, then 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि जब D0 हाई है तो देखिए आउटपुट पे क्या आ रहा है, 0। D0 हाई का मतलब क्या, 0 वाला हाई है तो आउटपुट पे 0 आना चाहिए। 1 वाला हाई है तो देखिए आउटपुट पे क्या आ रहा है, 0 0 1 1 आएगा। 2 वाला हाई है तो आउटपुट पे देखिए क्या आएगा, 2 आएगा। 3 वाला आउटपुट 3 वाला इनपुट हाई है तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने बताया कि जब D3 इनपुट हाई है तो आउटपुट पे 3 आना चाहिए, 3 आ रहा है। 4 वाला हाई है इनपुट तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, 1 0 0 4। 5 वाला इनपुट हाई है तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, 1 0 1 5। 6 वाला इनपुट हाई है तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, 1 1 0 6। 7 वाला इनपुट हाई है तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, 1 1 1 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें 3 आउटपुट हैं, एक्स वाई जेड, तीनों आउटपुट हमें लिखना है। 3 आउटपुट है, तो जब मैंने बात की थी डिकोडर, तो डिकोडर मैंने बताया था डिकोडर क्या करता है, मिन टर्म्स जनरेट करता है, और मिन टर्म्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट टर्म। तो उसके लिए हम एंड गेट यूज़ करते हैं, तो इसीलिए डिकोडर को एंड गेट से डिजाइन करते हैं। एनकोडर क्या है, रिवर्स ऑपरेशन है डिकोडर का, तो इसलिए इसको हम लोग और गेट से डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं 3 आउटपुट लिख रहा हूँ, एक्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक्स। ये देखिए 1 कहाँ पे है, ये वाला हाई आप देख रहे हैं, D4 पे है तो D4 हो गया, प्लस ये देखिए 1 हाई है किस पे, D5 पे है, D5 हो गया, प्लस फिर देखिए हाई है 6 वाला और लास्ट है 7 वाला, तो D6 प्लस D7, तो D6 प्लस D7। और y वाला देखते हैं, y वाला है देखिए 1, ये कहाँ पे, D2 पे, फिर देखिए किस पे, ये वाला 1 D3 पे, तो प्लस D3 प्लस, अब y कहाँ पे हाई है, ये देखिए 6 पे हाई है और ये वाला 7 पे हाई है, तो D6 प्लस D7। और Z देखते हैं, देखिए ये वाला किस पे आई है, 1 पे, प्लस फिर देखिए किस पे, 3 पे, प्लस फिर देखिए किस पे, 5 पे, तो D5 एंड प्लस ये देखिए लास्ट वाला D7। तो ये 3 आउटपुट है, इसको डिजाइन करना और गेट से। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें कि आपका जो है x आ रहा है D4 D5 D6 D7, y आ रहा है D2 D3 D6 D7, z आ रहा है D3 D1 D3
D5 एंड D7। D ले लिया मैंने, इनपुट है, कुछ भी आप ले सकते हैं, आई ले सकते हैं, ABCD के फॉर्म में ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि D0 नहीं आ रहा है किसी में, तो D0 हम लोग इनपुट छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि यह आपका डायरेक्टली हम लोग दे दें तो अच्छा है, ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले लेगा। तो मैं 3 और गेट लगेंगे, 1 2 3। पहले में क्या है, D4 D5 D4 D5 D6 एंड D7। ये हो गया। देन इसमें देखिए क्या है, 4 इनपुट इसमें भी है, D2 D3 एंड D6 और लास्ट में D7, और इसमें भी 4 इनपुट हैं, D1 D3 एंड D5 और D7। तो ये आ गया X, ये आ गया Y, ये आ गया Z। 3 आउटपुट आ गए, आप देख रहे हैं। X क्या है, D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। Y क्या है, D2 प्लस D3 प्लस D6 प्लस D7। एंड Z क्या है, D1 प्लस D3 प्लस D5 प्लस D7। अब देखिए हम इसमें आगे चलते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है। अब देखिए ये तो सर्किट बन गया हमारा, ऑक्टल से बाइनरी एनकोडर हमने पढ़ा है। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं एनकोडर में। लिमिटेशन क्या हम वो देखते हैं। सबसे पहले लिमिटेशन सबसे पहला ये है एनकोडर का कि एक टाइम में एक ही इनपुट हाई हो सकता है। एक टाइम में क्या, एक ही इनपुट हाई हो सकता है। ठीक है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग आउटपुट पे हमें बाइनरी अवेलेबल होता है। ये लिमिटेशन है एनकोडर में कि एक समय में एक ही इनपुट हाई हो सकता है। ठीक है, पहला लिमिटेशन। तो आपने ये देखा कि मैंने आपको एक पहले भी बताया अभी कि नॉर्मल एनकोडर में क्या होता है कि एक ही इनपुट हाई होता है और रिमेनिंग क्या होता है, 0। तो वही यहाँ पे लिमिटेशन है पहला कि जो है एक समय में एक टाइम में एक ही इनपुट हाई हो सकता है। ठीक है, तो एनकोडर में क्या, एक टाइम में एक ही इनपुट हाई हो सकता है। दूसरा लिमिटेशन, हाँ मैंने आपको बताया है कि ये नॉर्मल एनकोडर में हम लोग यूज़ करते हैं कि एक टाइम में एक इनपुट हाई हो सकता है। अगर हम एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा इनपुट हाई कर दें, यानी हमने 2 इनपुट हाई कर दिए, तो जो आउटपुट होगा वो अनडिफाइंड कॉम्बिनेशन होगा। अनडिफाइंड कॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि एनकोडर में एक टाइम में एक ही इनपुट हाई हो सकता है। ठीक है, अगर हम साइमल्टेनियसली यानी एक ही समय में लगातार एक समय में एक से ज़्यादा इनपुट हाई कर दें, यानी हम अगर 2 इनपुट हाई कर दें एक ही टाइम में, साइमल्टेनियसली 2 इनपुट हाई कर दें, तो जो आउटपुट आएगा हमें बाइनरी में मिल रहा है वो अनडिफाइंड कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने मान लिया एक समय में D3 1 है और D6 1 है, एक ही टाइम में है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि अनडिफाइंड कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है। तो देखिए D3 और D6 को मैंने हाई कर दिया। मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मैंने अभी बोल रहा है कि आपने यहाँ पे देखा है नॉर्मल एनकोडर में कि एक समय में एक ही इनपुट हाई है, आप देख सकते हैं, है ना। तो एक समय में एक ही इनपुट हाई है, अगर हम एक से ज़्यादा इनपुट हाई कर देते हैं सेम टाइम में, तो आउटपुट अनडिफाइंड आ रहा है। वो कैसे आ रहा है देखते हैं। तो मैंने D3 और D6 को 1 कर दिया। अब इनकी दोनों की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, इन इक्वेशन में पुट कर दिया। तो x की वैल्यू देखिए क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी,
अगर हम पुट करते हैं इसमें, देखिए रखिए T4 नहीं है, D5 नहीं, D6 1 है, D6 1 है, और मान लीजिए कि आपका वैल्यू क्या है 0 हो सकता है, क्योंकि हमने ओनली D3 और D6 को 1 रखा है, तो और रिमेनिंग क्या होंगे 0 होंगे। तो हमने D3 और D6 को 1 रखा, रिमेनिंग 0 होंगे, इसका मतलब ये 1 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि 1 प्लस समथिंग, ये लॉजिक गेट आप देख रहे हैं बूलियन अलजेब्रा, उसमें क्या होता है 1 प्लस समथिंग, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा 1 ही होगा, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, y इक्वल टू यदि हम उठाते हैं तो देखिए इसमें रखिए D3 भी 1 है, D6 भी 1 है, तो 1 प्लस 1 और बकाया मान लीजिए 0 है, तो 1 प्लस 1 तब भी क्या होगा 1 होगा, ठीक। और z इक्वल टू क्या है D3 1 है और रिमेनिंग मान लीजिए 0, तो 1 प्लस समथिंग क्या आएगा 1। तो जो हमारा आउटपुट है आप जानते हैं कि x y z, क्योंकि x है MSB, z है LSB, तो x की वैल्यू 1 आई हमें, y की 1 आई है, z की 1। अब हमने जो D3 और D6 को हाई माना था, सेम टाइम में हमने क्या कर दिया था हाई, तो हमने देखा जो हमारा आउटपुट आ रहा है, हमने क्या किया D3 और D6 को हाई कर दिया, D3 और D6 को क्या कर दिया 1 कर दिया, तो आपने देखा कि जो आउटपुट है हमारा, आउटपुट क्या बाइनरी में आएगा, वो क्या आया 1 1 1, जो कि ना ही 3 को रिप्रेजेंट करता है और ना ही 6 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपको पता है 1 1 1 किसकी बाइनरी होती है 7 की। तो ये जो है 111 ना ही रिप्रेजेंट कर रहा है 3 की बाइनरी को और ना ही रिप्रेजेंट कर रहा है 6 की बाइनरी को। इसका मतलब क्या हुआ आउटपुट अनडिफाइंड है, ठीक है। तो मैंने वही बोला कि जब एक टाइम में एक से ज़्यादा इनपुट हाई कर देंगे हम, तो जो आउटपुट हमें मिल रहा है बाइनरी फॉर्म में वो क्या होगा अनडिफाइंड कॉम्बिनेशन। तो यही है जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि यदि हम D3 और D6 को हाई कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, हमने एक ही टाइम में क्या किया कि D3 और D6 को हाई कर दिया, तो आपने देखा x y z जो कि आउटपुट है बाइनरी में, 3 आउटपुट हैं, उनकी वैल्यू क्या आ रही 1 1 1 आ रही है। बाइनरी में जो आउटपुट है x y z उनकी वैल्यू क्या आ रही 1 1 1, वो है 111 यानी रिप्रेजेंट करता है 7 को, और ये जो है 111 ना ही रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, बाइनरी 3 को, और ना ही रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, यानी आउटपुट क्या है अनडिफाइंड। तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं प्रायोरिटी एनकोडर। प्रायोरिटी में क्या होता है कि D3 और D6 में बड़ा कौन सा है 6, तो D6 की प्रायोरिटी क्या हुई हाईएस्ट प्रायोरिटी हुई, तो आउटपुट पे क्या आएगा D6। तो इसके बाद जो है हम जो है नेक्स्ट जो इसी में कंसीडर करेंगे वो है प्रायोरिटी एनकोडर। तो प्रायोरिटी एनकोडर हम लोग देखेंगे, तो इतना समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ कि एक ही टाइम में हमने क्या कर दिया, एक से ज़्यादा इनपुट हाई कर दिए तो आउटपुट अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग प्रायोरिटी एनकोडर पढ़ते हैं। तो 3 और 6 में बड़ा कौन सा है 6 है, तो 6 की प्रायोरिटी क्या होगी हाईएस्ट, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी देन D3 से। तो 3 और 6 में क्योंकि आपको पता है कि 6 वाला बड़ा होगा, बट ऑब्वियस है, तो 3 और 6 में 6 वाला बड़ा होगा, तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी 6 की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी 3 से। तो आउटपुट पे क्या आएगा आपका 6 यानी 1 1 0, तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको ये दिखाया है कि ये क्या है लिमिटेशन है, और यहाँ पे अनडिफाइंड आउटपुट आ रहा है जब एक से ज़्यादा इनपुट हाई कर दिया, क्योंकि ये प्रायोरिटी एनकोडर अभी हमने बनाए नहीं है, नॉर्मल एनकोडर है, और नॉर्मल एनकोडर में यही बताया जा रहा है आपको बार बार कि एक टाइम में एक ही इनपुट हाई हो सकते हैं, एक से ज़्यादा इनपुट हाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा अनडिफाइंड। तो वो हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी एनकोडर में, जिसमें आपका क्या है कि आउटपुट जो अनडिफाइंड आ रहा है तो प्रायोरिटी एनकोडर बनाते हैं तो उसमें आउटपुट अनडिफाइंड नहीं आता है, इसीलिए बनाया गया प्रायोरिटी एनकोडर। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने आज अब ये आपको इस लेक्चर में बताया कि एनकोडर बेसिकली क्या होता है, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिकोडर होता है, जिसमें आप जानते हैं कि मैनी इनपुट मैनी आउटपुट, यानी कि 2 की पावर n इनपुट या फ्यूअर इनपुट, फ्यूअर मतलब लेस, फ्यूअर FEWER, ठीक है, फ्यूअर या लेस इनपुट और n आउटपुट लाइंस होंगी। तो इसमें मैंने डिस्कस किया ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल यानी 8 इनपुट, आप देख सकते हैं D7 से D0 और 3 आउटपुट XYZ,
तो मैंने आपको ये भी बताया कि डिकोडर को हम डिजाइन करते हैं एंड गेट से, तो एनकोडर को डिजाइन करते हैं और गेट से। तो ये 3 एक्सप्रेशन है, उसका हमने सर्किट बना लिया, ये आया सर्किट XYZ के लिए। फिर मैंने यहाँ पे लिमिटेशन बताया आपको, तो लिमिटेशन क्या है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और भी चीज़ है कि डिकोडर में ऐसा नहीं था। डिकोडर में आप क्या करते थे कि n इनपुट लाइन देते थे और 2 की पावर n आउटपुट लाइन मिलती थी, ठीक है। तो डिकोडर में क्या था, डिकोडर में आप देख सकते हैं कि डिकोडर में एक चीज़ ये भी था, क्योंकि इसका तो रिवर्स है, क्योंकि ये क्या है ऑपरेशन, ये आपका है डिकोडर, सॉरी एनकोडर, जो कि आप देख रहे हैं कि एनकोडर क्या है, डिकोडर का रिवर्स ऑपरेशन। तो डिकोडर क्या होगा, एनकोडर का रिवर्स ऑपरेशन। डिकोडर में n इनपुट और 2 की पावर n या लेस आउटपुट लाइंस होती हैं। तो आप देखेंगे कि डिकोडर में हम D0 अगर हम बात कर रहे हैं, हमारा n इनपुट लाइन यानी 2 to 4 लाइन डिकोडर 0 0 है, तब भी आउटपुट पे क्या मिलता है 1 0 0 पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इनपुट हाई होने के बाद भी आउटपुट पे क्या मिल रहा है 0। तो ये भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि हमने इनपुट दिया है आपका हाई किया है D0, लेकिन आउटपुट पे हमें मिल रहा है 0। जबकि डिकोडर में क्या होता है, अगर हम देखें 0 0 तो आउटपुट पे क्या मिलता है D0 हाई। तो एक तरह से ये भी लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पे जो है, जैसे हम बात करते हैं D0, तो इसको हम बोल भी सकते हैं, क्योंकि D0 है तो हाई किया है, तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट पे क्या आ रहा है 0। लेकिन ये D0 वाला इनपुट भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको भी एक लिमिटेशन बोलते हैं। तो आई होप दैट आपको ये एनकोडर का जो है स्टार्टिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसी को, एनकोडर को, नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें हम पढ़ेंगे प्रायोरिटी एनकोडर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे प्रायोरिटी एनकोडर। तो एनकोडर मैंने बता दिया, तो अब आपको मैं बताऊंगा प्रायोरिटी एनकोडर। तो कहीं भी यहाँ अगर आपको डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं। ये आप इस पे देखिए, लिमिटेशन पे थोड़ा सा फोकस करिए और इसको समझिए, नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।